गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर रखे हैं। अब इससे आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे और आगे बढ़ाएंगे और इसमें स्पेशली हमें डिस्कस क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा कि आप लोगों ने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोगों ने अप्लाई करके केसी को और केपी को कैलकुलेट किया था और केपी और केसी में जो रिलेशन डेवलप हुआ था हम लोगों ने उनकी बातें करी थी। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी हम लोगों को कैलकुलेट होकर के मिल रहा है या केसी अपने को अवेलेबल हो रहा है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं और ये भी अपने को ध्यान से समझना है क्योंकि इसके बेसिस पर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहला देखा जाए हमारे सामने कॉन्सेप्ट क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ केसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। क्या मतलब है इसका, कभी भी किसी भी रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू होगी, लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर चेंज ना हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो हमारा रिएक्शन शिफ्ट होगा और उस शिफ्टिंग का रिजल्ट ये होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। दिमाग में एक चीज़ और आप आराम से रख सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर से चेंज होता है। टेम्परेचर वेरिएशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी करती है, लेकिन अपने सिलेबस में इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब अपने सिलेबस में से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने को थोड़ा सा समझदारी ये रखना है कि अगर कहीं किसी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आप समझ लो टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। बाकी जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको आप लोग को ध्यान से देखना है और बाकी दूसरी वैल्यूज़ से वो डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे भी हम लोगों ने क्या लिया है, द वैल्यू ऑफ केसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। जो हमने रिएक्टिंग स्पीसीज ले रखा है, मतलब रिएक्टेंट ले रखा है, उसकी इनिशियल वैल्यू हम कुछ भी कंसिडर करें केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब है कि हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखने की अपने को ज़रूरत है। अब इसके आगे देखा जाए, थोड़ा मैं डिस्कस क्या करना चाह रहा हूँ, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ केसी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, वही जो सेम चीज़ हमने डिस्कस किया है। अब ये जो हमारे सामने थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट हमारे लिए काम का है क्योंकि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इस बेसिस पर हो सकता है कि अपनी हेल्प किसी न्यूमेरिकल में हो जाए। मान लो कोई भी रिएक्शन अगर हम लेके चलें, सपोज करो मान लिया जाए कि हम एक रिएक्शन ले लेते हैं PCl5 ले लेते हैं और PCl5 गैसियस फेज में है, ये ब्रेक होकर के जो है PCl3 दे रहा है अपने को, PCl3 गैसियस फेज में और Cl2 दे रहा है गैसियस फेज में, और रिएक्शन हमारा जो है स्पेशली देखा जाए इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए सपोज करो केसी की वैल्यू अगर पुट करना चाहेंगे, यहाँ पर मैं दो रिलेशन बना देता हूँ। अगर इस रिएक्शन के लिए हम केसी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो केसी इज इक्वल टू हमारे सामने देखा जाए हमारे पास प्रोडक्ट है PCl3, इसका एक्टिव मास एंड Cl2 इसका एक्टिव मास लेके चलेंगे अपान PCl5, हम इसके एक्टिव मास को लेकर के चलेंगे। ये तो हमारे सामने देखो केसी की वैल्यू है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब यहीं पर इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, सपोज कर लो, मान लो कि हम सेकेंड स्टेप में इसी रिएक्शन को हम PCl3 गैसियस फेज में प्लस Cl2 गैसियस फेज में। अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो आ रहा है ये PCl5 गैसियस फेज में देखो आ रहा है। तो अब इसके लिए अगर हम सपोज़ करो कि केसी डैश अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने क्या प्रोडक्ट तो हमारा PCl5 है, PCl5 अपान PCl3 हमारे पास रिएक्टेंट है और Cl2 देखो रिएक्टेंट है। तो अगर आप केसी और केसी डैश में मान लो कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें,
इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें आपके लिए समझाने के हिसाब से। तो क्या कंडीशन हमारे सामने आ रही है कि अगर हम इस Kc और Kc डैश में रिलेशन करें तो ज़रा देखा जाए, ये जो हमारे पास PCl3 Cl2 PCl5 का रिलेशन है और यहाँ PCl5 PCl3 Cl2 का रिलेशन है, यही चीज़ यहाँ इन्वर्स में कर दी गई है। मतलब इस केस में जो हमने Kc का रिजल्ट लिया है और Kc डैश में वही सेम चीज़ देखो इन्वर्स है। तो अगर Kc और Kc डैश में हमें रिलेशन अप्लाई करना हो, बनाना हो, तो यहाँ पर देखा जाए जो Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc आ जाएगा। ये हमारा एक रिलेशन आएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है कि इन्वर्स रिलेशन आएगा। तो वही हम लोगों ने लिया है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इन्वर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो एक सिंपल से एग्जांपल से ये चीज़ हम समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी गोइंग आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो। हमें लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ईजी है और समझ में आ गया होगा। किसी भी रिएक्शन, मान लो एक इस रिएक्शन के लिए सपोज करो फर्स्ट वाले के लिए Kc की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे दिया जाए और इस रिएक्शन के लिए Kc डैश की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। कुछ भी नहीं करना है, 1/Kc से हम इस रिलेशन को मेंटेन कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने को दिमाग में रखना है। ये कोई जरूरी नहीं कि PCl5 वाला ही अपना इक्वेशन मिले, कोई इक्वेशन मिले रिलेशन आप बना लेना ऐसे ही। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वही सेम चीज़, इक्विलिब्रियम भी कैटलिस्ट से अफेक्ट नहीं हो रहा था, इसी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैटलिस्ट से अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन को इक्वली एक्सेलरेट करता है। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ाएगा उतना ही बैकवर्ड की भी रेट इंक्रीज करेगा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इट हैज़ डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। ये भी हमारे लिए बड़े काम का पॉइंट है और अपनी हेल्प हमेशा ही करता रहेगा पॉइंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लेते हैं, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन को लेते हैं। तो अगर हमें कहीं किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का निकालना है और कंसंट्रेशन का टर्म मतलब उसकी यूनिट निकालनी है, तो इट हैज़ डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, डिफरेंट रिएक्शंस। अलग अलग रिएक्शन के लिए उसकी जो यूनिट आएगी वो चेंज आएगी। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि मान लीजिए कि मैंने ये रिएक्शन ले रखा है, मैंने 3 रिएक्शन आप लोगों को समझाने के लिए लिया है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान से देखिएगा। पहले वाले रिएक्शन के लिए अगर हम Kc यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो Kc इज इक्वल टू, आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट है NO, तो NO की कंसनट्रेशन का देखिए स्क्वायर हमने ले लिया, अपॉन रिएक्टेंट में हमारे पास N2 है और O2 मैंने ले लिया। ये तो हमारे सामने पूरे इस रिएक्शन के लिए मैंने Kc कैलकुलेट कर लिया। अब आप सबको इतना तो क्लियर ही है कि थोड़ा हम आगे बात कर लेंगे, ध्यान देना। अब Kc की हम यूनिट निकालना चाहते हैं, तो Kc की यूनिट निकालने के लिए कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर मान लो इसी में हमें Kc की वैल्यू निकालनी है और Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने निकाली, कैलकुलेट करी, और अगर आगे हम इसकी यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा हाफ मास रिड्यूस होगा। इसलिए आप लोग यूनिट ज़रूर साथ में मेंशन करिएगा न्यूमेरिकल में। अब यहाँ पर देखो NO है, ये मोलर कंसंट्रेशन है, मतलब मोलरिटी है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए देखा जाए हम लोगों के लिए मोल पर लीटर कंसंट्रेशन मैंने ले लिया है और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, आपके सामने दिख रहा है, अपान नीचे देखो N2 है, ये भी वही सेम केस आएगा, मोल पर लीटर ये वैल्यू आ जाएगी, और ये O2 है, यहाँ पर भी देखा जाए मोल पर लीटर वैल्यू आ जाएगी। तो आपको देखने से क्या लग रहा है, मोल पर लीटर का स्क्वायर हमने लिया है इसको, और नीचे देखो ये मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर। तो अब ये दोनों वैल्यू ऊपर नीचे क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये देखा जाए हमारा यहाँ पर यूनिट क्या बन जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब क्या है कि ये Kc यहाँ पर यूनिट लेस होगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो हम लोग डेल्टा N की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि प्रोडक्ट साइड में कितने गैसेस मॉलिक्यूल हैं और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हमारा Kc का रिजल्ट यूनिट लेस होगा, यूनिट नहीं आएगी यहाँ पर कोई भी यूनिट, क्योंकि यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरह से आपके समझ में आनी चाहिए बातें। अब हम जरा दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम Kc इसके लिए निकालना चाहेंगे
तो आपको पता है कि PCl3 इंटू Cl2 अपान PCl5, ये हमारे सामने रिलेशन है। तो आपको देखने से लग रहा है कि अगर हम इस रिलेशन के लिए भी देखा जाए, अगर हम Kc की यूनिट निकालना चाहेंगे तो पहले हमें PCl3, अब PCl3 क्या है देखा जाए, मोल लीटर इनवर्स, ये है Cl2, यहाँ पर देखा जाए मोल लीटर इनवर्स अपान PCl5, फिर वही सेम केस मोल लीटर इनवर्स। तो आपको क्या दिख रहा है कि एक मोल लीटर इनवर्स नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे सामने जो वैल्यू बच जाएगी मोल लीटर इनवर्स। कहने का मतलब ये रिज़ल्ट आएगा और यूनिट आएगी। तो ऐसे ही अगर मान लो ये रिएक्शन हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है और हमें Kc कैलकुलेट करना है, तो अगर इस केस में हम Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कैलकुलेट तो कर ली और आगे अगर हमने यूनिट मेंशन नहीं करी मोल पर लीटर, तो फिर अपना हाफ मास रिड्यूस होगा। इसलिए न्यूमेरिकल में कभी भी आप यूनिट लिखना मत भूलना, अगर यूनिट अवेलेबल है तो, या कुछ भी होगी। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर तो यूनिट लेस कंडीशन आ रही है, इसमें देखो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी क्योंकि 2 - 1 हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट में हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू 1 आएगी, तो हमारे पास मोल पर लीटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ज़रा नीचे वाले केस में हम चलते हैं। इसके लिए अगर हमें Kc की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर अमोनिया NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लेना है हमें, और हमारे रिएक्टेंट में देखो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का क्यूब लेना है। ये हमारे पास रिलेशन है। तो अब इस केस में अगर हमें Kc निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ देखा जाए मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर ले लेंगे अपान मोल लीटर इनवर्स नाइट्रोजन के लिए, और यहाँ देखिए मोल लीटर इनवर्स का क्यूब इसके लिए लेके चलेंगे। तो अब आपके सामने ही सिचुएशन जो दिख रही है, देखिए यहाँ पर ऊपर मोल लीटर इनवर्स देखा जाए स्क्वायर है और नीचे देखा जाए यहाँ पर क्यूब है और इसके ऊपर 1 पावर मतलब 4 पावर आएगी। तो दो वैल्यू तो हमारे सामने कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 अपान यहाँ देखिए मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर, ये रिज़ल्ट आएगा। और जब आप नीचे से ऊपर वैल्यू ले जाओगे तो यहाँ पर देखिए मोल -2 हो जाएगा लीटर का स्क्वायर, ये रिज़ल्ट हमारे सामने, क्योंकि नीचे माइनस इन्वर्स में है तो ऊपर स्क्वायर में कन्वर्ट -1 है, और ये स्क्वायर यहाँ हमने लगा रखा ब्रैकेट जो ओपन करेंगे, और मोल नीचे देखो सिंपल है, ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट होगा। तो अब इस तरह से Kc की वैल्यू यहाँ पर ये निकल कर के आएगी। तो आप लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, जिससे कि आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल में Kc की क्या यूनिट आएगी वो कैलकुलेट किया जा सके और उसको समझा जा सके। अब इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ना चाहेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बड़े सिंपल से एप्लीकेशन हैं, तो मैं 2 एप्लीकेशन की बात करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, जिससे कि हम बहुत कुछ आसानी से समझ जाएंगे। प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, देखो पहला एप्लीकेशन तुम्हारे सामने यही है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट टू विच द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बिफोर द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले हम अगर Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है तो हम उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन की सिचुएशन क्या है, रिएक्शन किस रेट से फॉरवर्ड या बैकवर्ड प्रोसीड हो रहा है। अब जैसे देखा जाए, इफ़ Kc इज़ ग्रेटर देन 10⁻3, अगर Kc का रिजल्ट कहीं पर भी किसी न्यूमेरिकल के लिए या कहीं पर हमें वैल्यू जो मिली है वो 10⁻3 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, Kc की वैल्यू अगर इतनी हाई आएगी तो मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत हाई है और रिएक्टेंट की वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट्स प्रीडोमिनेट, मतलब हमारे उस पूरे रिएक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट काफ़ी कम हैं। ये आप आइडिया लगा सकते हो। इफ़ Kc इज़ लेस देन 10⁻³ तो अब -3 मतलब काफ़ी लोअर वैल्यू आ गई। लोअर वैल्यू उस केस में आएगी
जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, प्रोडक्ट का काफ़ी कम हो, तो उस केस में केसी की वैल्यू काफ़ी लोअर आएगी। तो रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट, मतलब रिएक्टेंट्स की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कम बना हुआ है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट इफ़ केसी इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁻³ to 10⁻3, अगर केसी का जो रिज़ल्ट है 10⁻³ से 10⁻3 के बीच में अगर आ रही है, तो इस केस में अप्रिसिएबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट। मतलब केसी की वैल्यू अगर 10⁻³ से 10⁻3 के बीच में अगर अवेलेबल है, तो इसका मतलब जो हमारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का अप्रिसिएबल अमाउंट में अवेलेबल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसमें प्रेडिक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम ये समझ सकते हैं, अगर केसी की वैल्यू लार्ज, इसका मतलब रिएक्टेंट काफ़ी जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर केसी की वैल्यू सपोज कर लीजिए स्मॉल है, तो हमारा रिएक्टेंट डोमिनेंट होगा, प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। और केसी की वैल्यू अगर 10⁻³ से 3 के बीच में है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अप्रिसिएबल अमाउंट में अवेलेबल हैं। ये अपने को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से देखा जाए, द वैल्यू ऑफ केसी आल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इफ़ वैल्यू ऑफ केसी इज़ लार्ज, द प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल, whereas if Kc is small, the reactant are more stable। मतलब Kc के बेसिस पर हम बड़े आसानी से ये रिलेशन बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे सामने है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लास्ट में, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन। इसके लिए देखा जाए, हम कोई भी रिएक्शन अगर हमारे सामने अवेलेबल है, तो प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द नेट रिएक्शन, इसके लिए बुक में देखा जाए एक छोटा सा डायग्राम बना है। मैं ज़रा उस डायग्राम को आपको समझाना चाहूँगा। उसमें क्यूसी और केसी का एक रिलेशन अवेलेबल, अपने एनसीईआरटी में एक छोटा सा देखो ये रिलेशन अवेलेबल है। ये फिगर 7.7 है आपके एनसीईआरटी में। इसमें देखा जाए, एक क्यूसी और केसी के रिलेशन पर इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट ले रखे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं? क्यूसी देखो स्पेशली कुछ अलग नहीं, रिएक्शन क्वोशिएंट है। ये किसी भी सिचुएशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो है। और केसी जो है ये भी एक रेशियो है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो है। केसी का मतलब सिंपली क्या है कि हम केसी वर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम सेट है। और अगर हमारा रिएक्शन सपोज करो इक्विलिब्रियम में सेट नहीं है, उस केस में भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो हम रेशियो निकालेंगे वो हम क्यूसी से मेंशन करेंगे। तो अगर रिएक्शन की केसी और क्यूसी में अगर रिलेशन बनाना हो, तो देखो अगर इस बीच वाले पार्ट को देखिए, अगर क्यूसी और केसी दोनों रिजल्ट अगर सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, इससे ये प्रूफ होगा कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। मतलब न तो फॉरवर्ड मूवमेंट होना है, न तो बैकवर्ड मूवमेंट होना है। इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एग्जिस्ट में, इक्विलिब्रियम अवेलेबल है, इक्विलिब्रियम में हमारा रिएक्शन है। लेकिन अगर सपोज कर लो कि क्यूसी की वैल्यू लो है और केसी की वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा, तो उस केस में देखा जाए फिर दोनों की वैल्यू सेम आएंगी और इक्विलिब्रियम ऑप्ट होगा। तो ये रिज़ल्ट हम लगा सकते हैं। इसका यूज़ कभी कभी हमें न्यूमेरिकल में करने को मिलेगा। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि हमारे केसी की वैल्यू दे देते हैं और क्यूसी से रिलेटेड यानी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, सबका दे देते हैं। तो उस कंसंट्रेशन के बेसिस पर हम क्यूसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं और केसी से हम रिलेट कर लेते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर क्यूसी की वैल्यू लो आई केसी से, तो हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन इन्होंने फॉरवर्ड लगा रखा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। और अगर हमारा रिएक्शन सपोज कर लीजिए क्यूसी की वैल्यू लार्ज है और केसी की वैल्यू स्मॉल है, क्योंकि केसी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी है। और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट का बहुत कम है, तो उस केस में क्यूसी की वैल्यू लोअर आएगी। और अगर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कम है, तो क्यूसी की वैल्यू बहुत हाई आएगी। तो इस केस में रिएक्शन का डायरेक्शन देखो बैकवर्ड होगा। मतलब ये रिएक्शन हमारा जो भी है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा और ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो कहने का पर्पज़ क्या है कि इस रिलेशन से हम एक
कह सकते हो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में हमारा रिएक्शन है या हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा या हमारा रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अपने एनसीईआरटी में 1 या 2 न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पर इन्होंने रिएक्शन के डायरेक्शन को की बात कर रखी है। तो आप लोगों के लिए ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी अपने एनसीईआरटी में है, और आप थोड़ा सा इस वीडियो के थ्रू उसको समझ भी लीजिए और अच्छी तरह से उसको पढ़ भी लेना। अब उसी सेम केस को देखा जाए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर, आप जब जो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया था वही वाला केस हमारे सामने अवेलेबल है। इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC द नेट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि QC की वैल्यू हाई है, KC की वैल्यू लो है, तो जो नेट रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। इफ़ QC इज़ लेस देन KC द नेट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो हमारा नेट रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। एंड इफ़ QC इज़ इक्वल टू KC द नेट रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम। अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल है तो हमारा जो नेट रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, इस सिंपल चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब हम इस वीडियो में केवल इतना सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे। अब इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी चेंज के रिलेशन की बात करेंगे, और साथ में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं कहूँगा आप लोगों को कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट एक बार आप लोग रीडिंग लगा लेना एनसीईआरटी से, जिससे कि वीडियो देखने के बाद वो चीज़ आपको 100% प्रॉपर हो जाए और दिमाग में सेट हो जाए। थैंक यू।